सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एएनएम, जेएनएम या बीएससी नर्सिंग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और 5272 जो एएनएम की वैकेंसी आई है उन लोगों के लिए तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो हम लोग आज 100 क्वेश्चन को देखेंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे और ऐसे ही मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। और उससे आपके पूरा जितना भी कम्युनिटी हेल्थ है वहीं से क्वेश्चन आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति के आपस में, इसको क्वालिटी को थोड़ा कम करते हैं, किसी व्यक्ति के आपसी संबंधों की गुणवत्ता और मात्रा तथा समुदाय के साथ जुड़ाव की सीमा को क्या कहा जाता है। तो देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति है और आपसी संबंधों की गुणवत्ता और मात्रा तथा उसके समुदाय के साथ जुड़ाव की जो सीमा होती है उसको हम स्वास्थ्य का सामाजिक आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वास्थ्य का सामाजिक आयाम कहते हैं। स्वास्थ्य का जो सामाजिक आयाम होता है वो व्यक्ति के समुदाय के साथ संबंधों और जुड़ाव को दर्शाता है, जिसमें आपसी संबंधों की गुणवत्ता और मात्रा तथा समुदाय में भागीदारी शामिल है। यह सामाजिक कल्याण, एकीकरण और समायोजन को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो इसलिए और विकल्प इसके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुदाय के कार्य क्या हैं। तो समुदाय के कार्य क्या हैं? तो यह सामाजिकता और मनोरंजन के लिए स्थान प्रदान करता है, यह सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करता है, इसके सदस्यों के लिए सामाजिकता और शिक्षा, यह आपसी संवाद का अवसर प्रदान करता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो सारा सही होगा, ए बी सी डी, ये सारा सही है। समुदाय के कार्य सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उम्रवाद की विशेषता क्या है। उम्रवाद की विशेषता क्या होती है? तो देखिए, उम्रवाद की जो विशेषता होती है वो उम्र के आधार पर बुजुर्गों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण जो होता है वो उसी को हम उम्रवाद कहते हैं। कीट विज्ञान वह विज्ञान है। तो कीट विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम कीटों का अध्ययन करते हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है उसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य की अवधारणा जो इस बात पर जोर देती है कि स्वास्थ्य स्वस्थ वातावरण में, स्वस्थ परिवार में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन है, वह कौन सा है? तो देखिए, इसमें है कि समग्र अवधारणा, जो समग्र की अवधारणा है, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, उसमें ही स्वास्थ्य की अवधारणाओं में इन सब चीज़ों को देखा जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कल्याण के व्यक्ति परक घटक को क्या कहते हैं? तो कल्याण के व्यक्ति परक घटक को हम जीवन की गुणवत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन की गुणवत्ता कहते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है रोग की अनुपस्थिति। यह किस अवधारणा से संबंधित है? तो जो ये अवधारणा है कि बायोमेडिकल या जैव चिकित्सा से संबंधित है। इससे आपका फटाफट रिवीजन होगा। मतलब मैं जान सकती हूँ कि आप तुरंत आंसर को देख ले रहे हैं, कोई बात नहीं। इससे बस आपका रिवीजन क्लास है, ना कि आपका टेस्ट क्लास है या फिर कोई और क्लास है। तो इससे आपका जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। आप इसको 2 की स्पीड पे कर लीजिए जिससे कि जल्दी जल्दी और आपका जितना भी मिनट टाइम बच सके। 2016 के विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या था? तो 2016 का जो विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम था वो वृद्धि को रोकें और मधुमेह को हराएं, ये इसका थीम था। अच्छा, अगर बात करते हैं कि 2015 में क्या था, तो खाद्य सुरक्षा था। 2014 में वेक्टर जनित रोग, छोटा सा दंश, बड़ा खतरा था। 2013 में स्वस्थ हृदय की धड़कन और स्वस्थ रक्तचाप था। आधुनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य का अग्रदूत कौन है? तो आधुनिक जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, मतलब मॉडर्न पब्लिक हेल्थ के फादर पूछे तो जॉन स्नो को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संवर्धन का तरीका नहीं है? तो व्यवहार जो संशोधन है, मतलब स्वास्थ्य संवर्धन का तरीका जीवन शैली में संशोधन, टीकाकरण, पोषण, शिक्षा, ये सभी है, लेकिन व्यवहार में संशोधन जो है ये नहीं है। जो व्यवहार संशोधन है यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग सकारात्मक सुदृढ़ीकरण और अन्य तरीकों के माध्यम से विशिष्ट व्यवहारों को बदलने के लिए किया जाता है, तो इस वजह से ये नहीं है। WHO स्वास्थ्य संगठन की जो परिभाषा है वो क्या है? तो पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण, ना कि केवल दुर्बलता, रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति, ये इसकी परिभाषा है।
कोपोस्वामी सामाजिक आर्थिक स्थिति वर्गीकरण में निम्नलिखित सभी घटकों का उपयोग किया जाता है, किस घटक का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें पारिवारिक आय, शिक्षा, व्यवसाय सबका उपयोग किया जाता है, बच्चों की संख्या पर कोई नहीं किया जाता है। जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति में निरंतर प्रगतिशील सुधार की प्रक्रिया क्या है? तो स्वास्थ्य का विकास जो है ये इसका प्रगतिशील सुधार की प्रक्रिया है। मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित शामिल नहीं है। तो मानव विकास सूचकांक में जो है वो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और वास्तविक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, वयस्क साक्षरता दर ये सभी शामिल है। औसत स्कूली शिक्षा के वर्ष ये नहीं शामिल है। भारत में मानव विकास सूचकांक का मूल्य क्या है? मतलब प्रेजेंट टाइम में कितना है मानव, ये अगर पूछे HDI कितना है तो 0.586 है। 2022 में क्या था कि HDI का जो मूल्य था वो 0.644 बताया गया, लेकिन अभी इस टाइम पे कुछ लोग बताते हैं 0.586। किसी देश का सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य स्थिति संकेतक है। तो अगर किसी भी देश का महत्वपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति को देखना है तो वहाँ के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को देखें, तो इससे पता चल जाएगा कि वहाँ की इस संपूर्ण जो स्वास्थ्य स्थिति है वो कैसी है। क्या स्वास्थ्य सेवा रहने की स्थिति और सामाजिक आर्थिक कारणों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए जन्म से एक व्यक्ति की जीने की अपेक्षित औसत वर्षों की संख्या का समग्र माप प्रदान करता है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत में शामिल है क्या है? समान वितरण है, समुदाय की भागीदारी है, कवरेज और पहुंच है, उपयुक्त और निरंतरता है। तो ये सभी इसमें शामिल होता है। पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता को स्वास्थ्य टीम सदस्य के रूप में निम्नलिखित कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए? तो देखिए, करने चाहिए सिवाय तो उपकेंद्र का सर्वेक्षण करना और सभी परिवारों का रिकॉर्ड रखना और सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी रखना, स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियों का बढ़ावा देना। तो ये सभी एक मेल हेल्थ वर्कर के काम होते हैं, जबकि माताओं और बच्चों को जो टीकाकरण है वो मेल हेल्थ वर्कर ना करके फीमेल हेल्थ वर्कर करते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल का केंद्र क्या है? तो प्रारंभिक निदान और उपचार जो होता है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आता है या फिर सेकेंडरी हेल्थ केयर में आता है, प्रारंभिक निदान और जो उपचार होता है। और अगर वैक्सीनेशन करते हैं तो वो प्रारंभिक पहचान होता है, तो उसका राइट ऑप्शन ए हो जाता। द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल की तुलना में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की विशेषता क्या होती है? तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल होता है उसमें कम लागत लगता है, मतलब लेस कॉस्टली होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का घटक नहीं है? तो जैसे कि स्पेशलाइज्ड सर्विस जो होती है वो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में नहीं दिया जाता है, जबकि टीकाकरण, परिवार नियोजन और आवश्यक दवा पूर्ति जो होती है वो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत आता है। अगर विशेष सेवाएं होगी तो ये सेकेंडरी में आ जाएगा, मतलब सेकेंडरी में जो CSC लेवल पे होती हैं विशेषज्ञ सेवाएं। पात्र दंपत्ति रजिस्टर कहाँ रखा जाता है? तो ये उपकेंद्र पर रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति ने ग्रामीण भारत में 3 स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली की जो सिफारिश की है? तो थ्री टायर्ड जो सिस्टम है वो कब आया था? वो 1977 में जो श्रीवास्तव समिति थी उन लोगों के द्वारा ये लाया गया था। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सब सेंटर और CSC इसमें आते हैं, तो इस वजह से इसको कहा जाता है त्रिस्तरीय। पहला जो स्तर है वो सब सेंटर हो गया, दूसरा PSC हो गया, तीसरा CSC हो गया। निम्नलिखित में से सभी पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नौकरी की जिम्मेदारी है सिवाय। तो देखिए, एक जो मेल हेल्थ वर्कर रहता है उसका बलगम संग्रह करना, ORS का वितरण करना और डॉट्स सुपरविजन करना, ये सारे काम होते हैं, जबकि ग्रोथ की मॉनिटरिंग करना नहीं होता है। ग्रोथ की जो मॉनिटरिंग होती है ये महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता करती हैं, ANM करती हैं, आशा करती हैं, ये लोग करती हैं। टीकाकरण क्या है? तो टीकाकरण मैंने पहले बताया कि प्राथमिक रोकथाम के अंतर्गत आता है। रक्तचाप की निगरानी रोकथाम का कौन सा स्तर है? तो ये सेकेंडरी है। अगर मतलब इसका मतलब ये है कि कोई भी बीमारी व्यक्ति को हो गई है, तो इसका अर्थ है कि अगर कोई बीमारी हो गई है उसके बाद कोई कार्य किया जा रहा है, उपचार किया जा रहा है, तो वो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आता है। तीसरा जो होता है उसमें स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार हो गई रहती है, उसमें पुनर्वास की स्थिति आती है। और पहला जो होता है उसमें बीमारी नहीं हुई रहती, उसके पहले ही जो प्रिवेंशन किए जाते हैं उसको हम प्राथमिक रोकथाम के अंतर्गत रखते हैं। रोग की स्क्रीनिंग किस प्रकार की रोकथाम है? तो रोग की स्क्रीनिंग जो है ये द्वितीयक रोकथाम है। अक्षमता सीमित करना रोकथाम कौन सा तरीका है? तो ये रिहेबिलिटेशन, जैसे मैंने बताया, तो ये सब जो आते हैं वो तृतीयक रोकथाम के अंतर्गत आते हैं।
19 वर्षीय महिला अपनी वार्षिक जांच के लिए स्त्री रोग क्लिनिक पर आती है। मूल्यांकन के दौरान नर्स गर्भाशय ग्रीवा कार्सिनोमा का पता लगाने के लिए पैप स्मीयर परीक्षण कराने के महत्व पर चर्चा करती है। यह रोकथाम की किस स्तर का उदाहरण है? तो ये द्वितीयक रोकथाम, मतलब इसमें जांचें हो रही हैं, तो जितनी भी जांचें आती हैं वो सब द्वितीयक रोकथाम के अंतर्गत आती हैं। AFB इज एग्जाम्पल, तो AFB जो किसका एग्जाम्पल होता है? तो ये भी द्वितीयक रोकथाम का होता है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग मधुमेह रोगी को रक्त शर्करा स्तर की स्वनिगरानी के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान कर रही है। या निम्नलिखित में से कौन सा रोकथाम है? तो ये तृतीयक रोकथाम है। इसका मतलब है कि जैसे कि तृतीयक रोकथाम जो होता है उसका उद्देश्य किसी चल रही बीमारी या चोट के प्रभाव को कम करना जिसका अस्थायी प्रभाव होता है, लोगों को दीर्घकालिक बीमारी और जटिल स्वास्थ्य समस्याओं का प्रबंधन करने में मदद करके इसे प्राप्त किया जा सकता है ताकि उनकी कार्यक्षमता में सुधार हो सके। इस मामले में रोगी को पहले से ही मधुमेह होने का निदान किया गया है जो एक पुरानी बीमारी है, तो रोगी की जीवन की गुणवत्ता में सुधार और मधुमेह के लक्षणों को कम करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है, इसलिए इसे तृतीयक रोकथाम के अंतर्गत रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रोकथाम रणनीति माना जाता है? तो रोग के प्रसार को नियंत्रित करना ही प्राथमिक रोकथाम की रणनीति माना जाता है। भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक कौन है? सुश्रुत हैं। तो आप क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं और आपकी परीक्षाओं के लिए। समुदाय में सामान्य अपेक्षा से अधिक रोग का प्रकोप, तो समुदाय में जैसे कि सामान्य से अधिक अगर कोई भी बीमारी फैल जाती है तो उसको हम एपिडेमिक के अंतर्गत रखते हैं। और अगर किसी मतलब एक देश से दूसरे देश में, मतलब सारे पूरे विश्व में कोई बीमारी फैल जाती है तो उसको हम पैंडेमिक का नाम लेते हैं, मतलब वो विश्वमारी हो जाती है। और स्थानिक होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में हमेशा वही एक रोग का बने रहना, तो उसको हम स्थानिक या एंडेमिक के नाम से जानते हैं। किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में बिना किसी बाहरी इनपुट के संक्रमण की निरंतर उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो एंडेमिक कहते हैं। एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग छात्रों के समूह को रोग की विभिन्न घटना पैटर्न पर शिक्षा प्रदान कर रही है। नर्स छात्रों से उस शब्द की पहचान करने के लिए कहती है जो उस रोग को सबसे अच्छे से वर्णित करते हैं जो अनियमित अंतराल पर या केवल कुछ स्थानों पर बिखरे हुए और अलग अलग तरीके से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस शब्द को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसका मतलब है स्पॉर्डिक होगा। देखिए क्वेश्चन कितना छोटा है लेकिन क्वेश्चन को कितना बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, तो इसमें स्पॉर्डिक हो जाएगा। पक्षी आबादी में रोग का प्रकोप है तो एपिनेर्थिक कहते हैं। देखिए एपिनेर्थिक ही इसको कहेंगे। जूनोसिस जो होता है ये जानवरों से होने वाला बीमारियां हैं, तो एपिनेर्थिक हम इसको कहते हैं। महामारी विज्ञान के जनक कौन है? तो जॉन स्नो है। ऐसा व्यक्ति जिसमें रोग का कोई लक्षण नहीं है लेकिन वह इसे संचारित कर सकता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? वाहक व्यक्ति कहते हैं। किसी रोग की घटनाओं में कमी इस स्तर तक कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या नहीं रहता है इसे कहते हैं, तो इसे नियंत्रण कहते हैं। समाज की मूल इकाई क्या होती है? तो समाज की जो मूल इकाई होती है वो परिवार होती है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग छात्रों के समूह को संक्रामक रोगों के संबंध में विभिन्न प्रकार के वाकों के बारे में सिखा रही है। नर्स छात्रों से उस शब्द की पहचान करने के लिए कहती है जो उस व्यक्ति को सबसे अच्छे से वर्णित करता है जो कि रोग की उस्मायन अवधि के दौरान दूसरे को संक्रामक एजेंट संचारित करने में सक्षम है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस दिए संबंध में मतलब सबसे सही है? तो उसमें उसका क्या होगा? इंक्यूबेटर कैरियर हो जाएगा, उस्मायन आवाहक हो जाएगा। ऐसा संक्रमण जो किसी व्यक्ति में मौजूद है लेकिन रोग का कारक बनने के लिए पर्याप्त नहीं है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सब क्लिनिकल इन्फेक्शन कहते हैं। संक्रामक रोग का बड़े क्षेत्र में देश तक फैलना क्या कहलाता है? तो विश्वमारी मतलब पेंडेमिक कहलाता है। विडो अवधि का अर्थ क्या होता है? तो विडो अवधि का मतलब होता है कि संक्रमण और एंटीबॉडी के पता चलने के बीच का जो समय रहता है उसे ही हम विडो पीरियड कहते हैं। HIV के खिलाफ संक्रमण और एंटीबॉडीज को पता लगाने के बीच का समय अवधि क्या कहलाता है? तो ये अभी पहले ही ये क्वेश्चन आया, तो इसको ही हम विडो पीरियड कहते हैं। मातृ मृत्यु दर की गणना करते समय हर है, तो डिनोमिनेटर क्या है? मातृ मृत्यु दर की जब गणना करते हैं तो इसमें कुल जीवित जन्मों की संख्या के ऊपर हम करते हैं। भारत में नवजात रुग्णता का सबसे आम कारण क्या है? तो समय पूर्व जन्म और कम जन्म जो लो बर्थ वेट बेबी होता है, यही सबसे ज़्यादा मॉर्बिडिटी होता है इंडिया में। भारत में शिशु मृत्यु दर का प्रमुख कारक है तो लो बर्थ वेट बेबी और प्री मैच्योरिटी। तो अगर ये पूछे कि भारत में शिशु मृत्यु दर का सबसे ज़्यादा कारण क्या होता है, सबसे प्रमुख कारण क्या होता है, तो यही ही होता है।
देखिए क्या होता है कि कम वजन वाला बच्चा अगर मर रहा है तो उसकी संख्या 57% होती है। 57% जितने जो मृत्यु होती है वो लो बर्थ वेट के कारण होती है। श्वसन संक्रमण के कारण 70% मृत्यु होती है। जन्मजात विकृति के कारण 5% मृत्यु होती है और दस्त संबंधी बीमारियों के कारण 4% होती है मृत्यु। लिंग अनुपात को परिभाषित किया जाता है तो प्रत्येक 1000 पुरुषों व्यक्तियों के लिए महिला व्यक्तियों की संख्या जो होती है वो लिंग अनुपात कहलाती है। सामान्य प्रजनन दर के बारे में सत्य है तो सामान्य जो प्रजनन दर होता है वो प्रजनन का माप कहलाता है। इसमें क्या होता